अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन्स। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जिसके अंदर लेसन 1 था न्यूरॉन्स, उसका पार्ट 1 था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। हम बहुत डीपली डिस्कस कर भी चुके हैं। इसमें हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, फंक्शन डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन डिस्कस किए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे लेसन 1 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरॉन के अंदर किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही होती है। इसमें फिर हम डिस्कस करेंगे द नर्व न्यूरल इम्पल्स, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक एनर्जी किस तरह इस्तेमाल होती है इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन एट रेस्ट, यानी कि न्यूरॉन जब रेस्ट पे होता है तो फिर क्या होता है, और एक्शन पोटेंशियल, द आल और नन ला। और स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन से। जिस तरह मैंने कहा कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन यानी कि एक न्यूरॉन के अंदर किस तरह कम्युनिकेशन हो रही होती है। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ किस तरह कम्युनिकेट कर रहा होता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन विद इन और बिटवीन न्यूरॉन जो है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। स्टार्ट करते हैं विद द न्यूरल इम्पल्स यूजिंग एनर्जी टू सेंड इन्फॉर्मेशन। कभी आपने सोचा है कि जब एक न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, या उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही होती हैं, या एक नर्व इम्पल्स है जो एक न्यूरॉन के अंदर मूव कर रहा है, एक न्यूरॉन के अंदर एक नर्व इम्पल्स ट्रेवल कर रहा है, तो उस सिग्नल की क्या नेचर है। तो ये वो वाले क्वेश्चन थे जो एलेड हॉटगन और एंड्रयू हॉक्सले ने सेट किए थे अपने लिए, और इसके ऊपर एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। और वो किस तरह हुआ कि उन्होंने एक बड़े से स्क्विड से एग्जॉन्स रिमूव किए और उसके ऊपर फिर उन्होंने रिसर्च की एक्सपेरिमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्क्विड से क्यों उन्होंने एग्जॉन्स लिया और फिर उस एक्सपेरिमेंट को एक किस्म का जनरलाइज किया कि ह्यूमंस में भी ऐसा होता है। तो इसलिए कि एक स्क्विड के जो एग्जॉन्स हैं वो ह्यूमंस के एग्जॉन्स से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। यानी कि एक इंसान या एक ह्यूमन का एक बाल आप ले लें तो उस एक बाल जितना पतला एक स्क्विड का एग्जॉन होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि इस तरह के इतने साइज़ के अगर बड़े एग्जॉन्स मिल जाते हैं तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना उनके लिए एक किस्म का आसान था। स्टार्ट करते हैं द न्यूरॉन एट रेस्ट अ टाइनी बैटरी। इसको एक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। एक्शन पोटेंशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन्स जो है वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं। बेसिकली ये एलन हॉटगन और एंड्रयू हॉक्सले ने 1952 में ये लर्न किया था, या उनके पास एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने ये सीखा था कि ये न्यूरल इम्पल्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं, या आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हैं। और न्यूरॉन के अंदर और बाहर, इनसाइड और आउटसाइड, दोनों साइडों पे जो हैं फ्लूइड्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स है उसके अंदर, या मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम कहते हैं आयंस। और ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं इसको आयंस कहते हैं। और इसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो बेसिकली हैं सोडियम और पोटेशियम आयन, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो हैं क्लोराइड आयंस, जो कि ये सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। अब न्यूरॉन एट रेस्ट जो है ये बेसिकली इसको रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें न्यूरॉन जो है वो एक रेस्ट पोजीशन में होते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो अभी उन्होंने कम्युनिकेट किया नहीं होता लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो जाएँ और अपना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करें। और ये तब कम्युनिकेट करते हैं जब इनको एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन मिल जाती है। अभी जो सफिशेंट अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन है इसको हम कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन। ये एक न्यूरॉन का मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन चाहिए होती है दूसरे न्यूरॉन से, ये दूसरी सेंसरी रिसेप्टर से, ताकि वो अपने आप को एक्टिवेट करें और वो मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। अब जो ये मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन है इसको हम कहते हैं स्टिमुलस थ्रेशहोल्ड। जब ये वेट कर रही होती है न्यूरॉन्स जो हैं रेस्टिंग पोटेंशियल में होते हैं और वेटिंग कर रही होती है ताकि उनको एक सफिशिएंट स्टिमुलेशन मिल जाए अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, तब इस न्यूरॉन को हम कहते हैं पोलराइज्ड। हम कहते हैं कि ये न्यूरॉन जो है ये पोलराइज्ड हो चुके हैं, यानी कि ये रेस्टिंग स्टेट में है, रेस्टिंग
रेस्ट स्टेट में हैं और ये अपने आप को अभी एक्टिवेट कर रहे हैं। इनको एक सफिशिएंट स्टिमुलेशन चाहिए ताकि अपने आप को एक्टिवेट करें। तो हम फिर शॉर्ट टर्म में हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं वो पोलराइज्ड हो चुके हैं। अब इस स्टेट में न्यूरॉन का जो इंटीरियर है वो उसके एक्सटीरियर से ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। यानी कि जो एक्सॉन्स के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा, मतलब जो उसका इंटीरियर है एक एक्सॉन का, वो एक्सॉन के एक्सटीरियर यानी कि आउटसाइड वाले हिस्से से ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होता है जब ये रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है। ये रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है तो उस वक्त इसकी जो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी है वो -70 मिली वॉट होती है। अब आते हैं एक्शन पोटेंशियल की तरफ। एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन है, एन एक्शन पोटेंशियल इज़ अ वेरी ब्रीफ शिफ्ट इन अ न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट ट्रेवल्स अलोंग एक्सॉन। और दूसरी इसकी डेफिनेशन है, अ ब्रीफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड अलोंग द एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन। अब जब रेस्टिंग पोटेंशियल में थी तो उसको एक सफिशिएंट स्टिमुलेशन चाहिए थी। अब एक्शन पोटेंशियल में उसके, ये आप कह सकते हैं कि एक ब्रीफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन एक्सॉन्स के ज़रिए न्यूरॉन्स में ट्रैवल करता है, ये न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। या आप कह सकते हैं कि ये एक ब्रीफ शिफ्ट होता है एक न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल चार्ज में जो कि एक एक्सॉन्स में मूव करते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं कह दूं कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन्स में जो आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होती है, तो वो जो ब्रीफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है उसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो व्हेन द न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, channels in its cell membrane opens briefly allowing positively charged sodium ions to rush in। जिस तरह की जो रेस्टिंग पोटेंशियल था या जब न्यूरॉन एक रेस्ट स्टेट में था अभी वो अपने आप को एक्टिवेट कर रहा था, उसको सफिशिएंट स्टिमुलेशन की ज़रूरत थी। और जब उसको एक स्टिमुलेशन मिल गई है, जब न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट हो गया, अब क्या हो रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ओपन हो रहा है। जब सेल मेम्ब्रेन ओपन होगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे। और जिस तरह मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि जब वो रेस्ट स्टेट में था तो इनसाइड यानी कि इंटीरियर साइड जो था वो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज था एज़ कम्पेयर टू द एक्सटीरियर साइड। अब एक्शन पोटेंशियल में क्या है, जब उसको स्टिमुलेशन मिल गई है तो सेल मेम्ब्रेन खुला, ओपन हुआ और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो डायरेक्ट अंदर गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस्म का सेल मेम्ब्रेन है और इससे यूँ चार्जेस जो हैं वो अंदर और बाहर जा रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अंदर नेगेटिवली चार्ज होता है, इसको स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। जब इसको स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है तो बाहर से डायरेक्ट पॉजिटिवली चार्ज सोडियम, उसके बाद फिर ये एक्शन पोटेंशियल की स्टेट में आ जाती है। तो द फायरिंग ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इज़ रिफ्लेक्टेड इन द, आप कह सकते हैं फायरिंग ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इज़ रिफ्लेक्टेड इन द वोल्टेज स्पाइक। अब यहाँ पर एक फायरिंग हुई है एक किस्म की कि मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं, स्पीड लगा रहे हैं, और वो जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो एज़ कम्पेयर टू जिस तरह वो पहले ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू एक्सटीरियर, अब उसमें पॉजिटिव चार्ज आयंस भी मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर एक किस्म की फायरिंग हो रही है। अब इसमें सेल मेम्ब्रेन ओपन हुआ और सोडियम को अंदर इंटर होने दिया और उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन क्लोज हो गया। तो द एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टरी पीरियड इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग विच अनदर एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बिगिन। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है उसे कहते हैं, वो एक मिनिमम लेंथ होता है जिसके अंदर अगर एक एक्शन पोटेंशियल हो गया। एक्शन पोटेंशियल क्या था कि सोडियम आयन जो है वो इंटर हुए एक सेल मेम्ब्रेन में। एक न्यूरॉन की बात हो रही है, उसके अंदर पहले सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिवली चार्ज आयंस थे तो न्यूरॉन को ज़रूरत थी एक स्टिमुलेशन की कि उनको कहीं से भी एक किस्म की एनर्जी मिले। सादे अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ, कहीं से भी स्टिमुलेशन उनको मिले और वो मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करें। उसके बाद जब वो अपने आप को एक्टिवेट करी थी तो वो एक रेस्टिंग स्टेट में थी, रेस्टिंग पोटेंशियल हम उसको कह रहे थे। न्यूरॉन जो थे वो एक रेस्ट स्टेट में थी, एक टाइनी बैटरी थी उस वक्त, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो -70 मिली वॉट थी।
अब ये एक्शन पोटेंशियल में आ रही है, यानी कि अब उसको एनर्जी मिल रही है, एक किस्म की स्टिमुलेशन मिल रही है। अब वो क्या, कौन सी स्टिमुलेशन है? पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस हैं। जब पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस मिले, सेल मेम्ब्रेन जो है एक न्यूरॉन का अचानक से ओपन हुआ। जब वो ओपन हुआ, सोडियम आयंस अंदर गए, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन क्लोज हो गया। जब सेल मेम्ब्रेन क्लोज हो गया, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज जो है वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड हम उस मिनिमम लेंथ को कहते हैं जिसमें एक एक्शन पोटेंशियल हो गई, जितना मैंने बताया कि सोडियम आयन अंदर गए, फिर सेल मेम्ब्रेन बंद हो गया। अब जब ये सेल मेम्ब्रेन दोबारा खुलेगा, मतलब एक बार ये क्लोज हो गया, अब जब दूसरी बार दोबारा ये ओपन होगा, तो वो जो मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम है, यानी कि दोबारा जब ये खुलेगा या वो वाला टाइम, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम होती है जब एक्शन पोटेंशियल दूसरे एक्शन पोटेंशियल के लिए दोबारा स्टार्ट होता है। दोबारा जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जो थोड़ा सा गैप होता है, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और जब तक ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का पूरा एक मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम है, जब ये कंप्लीट नहीं होता, तो दूसरे एक्शन पोटेंशियल तब तक नहीं स्टार्ट होता। अब आते हैं द आल और नन लॉ। The all or none law, basically the neural impulse is all or none law proposition like a firing a gun. All or none law को basically एक सिंपल और इजी वर्ड में बताया जाता है। फायरिंग अ गन, जब आप एक गन फायर करते हैं, या तो वो गन आप मुकम्मल कंप्लीटली फायर करते हो, या तो फिर आप उसको बिल्कुल फायर नहीं करते। यानी कि आल और नन ला, या आपने फायर की या आपने फायर नहीं की। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने गन आधी फायर की और आधी फायर ना की, यानी कि आधी उसमें से जो बुलेट है वो बाहर निकली और आधी जो है वो नहीं निकली हो। इस तरह नहीं होता, इसलिए इसको आल और नन ला कहा जाता है कि या तो न्यूरल इम्पल्स जो है वो प्रॉपरली जो है एक स्टिमुलेशन होगी, या तो फिर बिल्कुल नहीं होगी। यानी कि वीकर स्टिमुलाई डू नॉट प्रोड्यूस स्मॉलर एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस पूरा मैंने समझा दिया कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनको एक्टिवेट होने के लिए स्टिमुलेशन चाहिए होती है, और फिर जब अचानक उनको स्टिमुलेशन मिलती है, वो सेल मेम्ब्रेन ओपन होते हैं, और फिर उसके बाद सोडियम आयंस इंटर होते हैं, और फिर वो क्लोज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये मैंने बहुत ईजी करके, बहुत सादे और बहुत शॉर्ट वर्ड में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब यहाँ पर स्टिमुलेशन वो होती है, लेकिन वीकर स्टिमुलेशन नहीं होती, यानी कि वीकर स्टिमुलाई जो है वो एक छोटा एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस करती। एंड यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो वीकर स्टिमुला है वो छोटा एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस करती, इसलिए हम इसको कहते हैं आल और नन लॉ। हमने यहाँ पर एक बात डिस्कस कर ली कि वीकर स्टिमुलाई जो है वो नहीं, स्मॉलर एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस करती, लेकिन न्यूरॉन्स कैन कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टिमुलर। एक न्यूरॉन्स आपको बता सकता है, एक इंफॉर्मेशन बता सकता है कि उसको जो स्टिमुलस मिली वो किस स्ट्रेंथ की थी। यानी कि स्ट्रॉन्गर, अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगी तो वो क्या कॉज करेगी? इट विल कॉज अ सेल टू फायर मोर रैपिड देन द न्यूरल इम्पल्स ऑफ अ वीकर स्टिमुलाई। यानी कि अगर उसको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मिलेगी तो ज़्यादा तेज़ फायरिंग होगी, ज़्यादा तेज़ी से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होगी। और अगर वीकर स्टिमुलाई होगी तो जो न्यूरल इम्पल्स है वो थोड़ा, आप कह सकते हैं कि थोड़ा स्लो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी। तो अलबत्ता वीकर स्टिमुलाई जो है वो एक छोटा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन एक न्यूरॉन इस स्टिमुलस के स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर कन्वे कर सकता है कि स्ट्रॉन्गर स्टिमुलाई होगा तो ज़्यादा रैपिड फायरिंग होगी एक न्यूरल इम्पल्स की, और अगर वीकर स्टिमुलाई होगा तो थोड़ी कमज़ोर होगी। अब अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो न्यूरॉन्स जो है बड़े, हर एक न्यूरॉन की जो है अपनी डिफरेंट स्पीड होती है। वेरियस न्यूरॉन्स ट्रांसमिट न्यूरल इम्पल्स एट डिफरेंट स्पीड्स। स्पीड किस तरह चेंज होती है कि ज़्यादा थिकर न्यूरॉन्स हैं, थोड़े मोटे न्यूरॉन्स हैं, तो ज़्यादा तेज़ी से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे, और जितने वो पतले होंगे उतने वो स्लो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे। यानी कि न्यूरॉन्स जितने थिक होंगे उतनी ज़्यादा तेज़ इंफॉर्मेशन जो है या न्यूरल इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होगी।
ये आप कह सकते हैं कि इसके नीचे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताइए कि इट मूव्स अप टू 100 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 100 मीटर इसकी स्पीड है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू मोर देन 200 माइल्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 200 माइल। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हर सैटरडे या संडे को वीडियो अपलोड हो जाती हैं। इसके अलावा रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो जो है वो मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन अपलोड हो जाती है, तो आप बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो कभी भी अपलोड हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।